Next geometry for the calculation of dipole moment is, ठीक है, sp3d. sp3d is trigonal bipyramidal. ज्योमेट्री जो होती है वो जनरली क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. इसके डाइपोल मोमेंट्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो लर्न करना है. इजी है, पुराना वाला अगर लर्न कर रखा है तो. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. तो हम बिल्कुल बेसिक तरीके से ज्योमेट्री कैलकुलेट करेंगे और म्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. sp3d में हमने केसेस पढ़े हुए हैं, केस 1 2 3. तो केस 1 गोज फॉर सारे साइड एटम्स भरे हुए होंगे, है ना. कितने होंगे, 4 1 5. सेंट्रल एटम होगा और उसके 5 बॉन्ड्स होंगे. तो केस वन में पहला केस इज ऑफ PCl5. डायग्राम अगर हम बनाए, P ये रहा, Cl ये रहा, Cl ये रहा, Cl ए रहा, एक पीछे और एक ऊपर पर. ऑलरेडी डन. ठीक है. अब इसको हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं. अगर आप, ठीक है, ये इक्वेटोरियल प्लेन वाला देखो. ठीक है. तो कैसे वेक्टर्स बनेंगे बेटा, 3 इक्वल वेक्टर्स एट हाउ मेनी डिग्रीज. देयरफॉर म्यू विल बी 0. और अगर इधर वाला बना दें, 2 वेक्टर्स एट हाउ मेनी डिग्रीज, म्यू इज इक्वल टू 0. तो सारा कट पिट के क्या आ जाएगा, और म्यू नेट 0 हो गया. तो इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, नॉन पोलर. बस ऐसे ही सोचकर बनाते चलना है. एक मैंने बनाया, बाकी आप बनाइए, कोशिश करिए. दूसरा एग्जाम्पल इसी केस का इज PCl3F2. 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 तो बेंस रूल क्या बोलता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गो वेयर, एक्सियल प्लेन में. तो ये ऐसा स्टार भी लगवाया था मैंने आपको, आपको नहीं लगता फिर से वैसा ही बन गया. ये इक्वेटोरियल प्लेन वाले को अगर आप तोड़ कर देखो, तो 3 इक्वल वेक्टर्स एट हाउ मेनी डिग्रीज, 120 डिग्री. तो Cl की वजह से क्या होगा, 0. नाउ एक्सियल प्लेन वाले को अगर आप देखो, 2 वेक्टर्स एट हाउ मेनी डिग्रीज, 180 डिग्रीज. तो उसकी वजह से म्यू क्या आएगा, 0. देयरफॉर म्यू नेट इज इक्वल्स टू 0. कैसा मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर. लास्ट इज, अब क्या होता है कि बच्चों को हमेशा लगने लगता है कि ये जो PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में केस 1 है, हमेशा नॉन पोलर होगा. मैंने क्या बोला है भाई, डायग्राम एक बार बना लेना और उसके बाद डिसाइड करना. तो अगला एग्जांपल इज PCl2F2, सॉरी PCl2F3. PCl2F3. रटना नहीं है कुछ भी बेटा, ऐसे नहीं कि रट के चले गए. अच्छा, ये केस कौन सा वाला होगा, एनसीईआरटी का AB5. 5 है ना, AB3, AB2, AB. तो ये कौन सा वाला है, AB5.
जल्दी करिए। PCl2F3। इसमें से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गो इन इक्वेटोरियल प्लेन। वो बनाने के बाद फिर भी एक इक्वेटोरियल एटम बच जाता है, तो उसको कहाँ बनाएंगे हम? सॉरी, एक्सियल प्लेन किस में बनाएंगे? इक्वेटोरियल प्लेन में ना। इसका और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। बट इधर ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है, अलग कलर के पेन से बना दे रहे हैं, ये किसका डाइपोल मोमेंट है? पी और एफ का। तो ये वेक्टर ही अलग हो गया, भले 120 डिग्री पर है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? थ्री सेम वेक्टर्स नहीं होंगे ना बेटा। तो हम यहाँ क्या लिख लें एक बार? थ्री थ्री वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। Three vectors are not equal, although they are at 120 degree. Which means what? Mu will not be equal to zero. तो पूरे मॉलिक्यूल का क्या होगा? नॉन जीरो। हेंस what kind of molecule it will be? Polar. This is how your case one is done. Case two. पांच बॉन्ड्स, पांचों भरे हुए थे। इसमें क्या होगा? चार बॉन्ड्स और एक लोन पेयर। एग्जाम्पल इज SF4। SF4। पेंट रूल के हिसाब से बनाएंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल प्लेन में, फिर जो बचेगा इक्वेटोरियल प्लेन में, और इस बार साथ में क्या बचेगा? लोन पेयर। तो चूंकि यहां पर एक भी एंगल 180 डिग्री या एक भी एंगल आपका जो होता है वो 120 डिग्री नहीं होता है, तो सीधा सीधा क्या लिख देंगे? म्यूनेट नॉन जीरो, हेंस इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। चूंकि हमने थोड़ा और पढ़ रखा है तो थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे। कैसा शेप होता है? सीसॉ। सीसॉ को और क्या बुलाते हैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये रिवीजन के पर्पज से, ये सब तो ऑलरेडी हो गया। नेक्स्ट इज केस थ्री। ये सब एकदम अपने आप बनना चाहिए भाई, सब लिखा रखा है। ClF3। ClF3। दो लोन पेयर, तीन सिग्मा बॉन्ड।
क्लोरीन को सबसे पहले कहाँ भेजेंगे? एक्सियल प्लेन में। जो बच गया इक्वेटोरियल प्लेन में। ये बॉन्ड नहीं है, बस दिखाने के लिए बना रहे हैं हम। तो कोई सा भी एंगल 120 डिग्री नहीं होगा। देयरफॉर म्यू नॉट इज नॉन जीरो। इट विल बी व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल। केस 4, 2 सिग्मा, 3 लोन पेयर। 2 सिग्मा, 3 लोन पेयर। XeF2। करिए जल्दी से और बताइए क्या होगा आंसर। डन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सबसे पहले कहां पहुंचाएंगे? एक्सियल प्लेन में। बार बार बनाने का क्या मतलब होता है? पुराना भी रिवाइज हो गया, नया भी कर लिया। ऐसे करते करते याद हो जाता है। और जो बच गया उसको कहां पहुंचाएंगे हम? इक्वेटोरियल प्लेन में। अब ये मजेदार है। क्या मजेदार है? इक्वेटोरियल प्लेन वाला देखना। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो लगभग लगभग इधर, पहले इधर वाला, ये तो 180 पर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसकी वजह से इस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन पर नेगेटिव आएगा, उस पर पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इस पर पॉजिटिव है तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पहले तो ये बताओ, ये तीनों बराबर हैं? तीनों कौन से हैं? लोन पेयर वाले, एक जैसे हैं तीनों। और एंगल कितना है? 120 डिग्री। एंगल के लिए सिखाया था आपको कि रिपल्शन तो होता है, लेकिन इसका रिपल्शन, इसका रिपल्शन, इसका रिपल्शन, तीनों आपस में क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट। हेंस म्यू विल बी इक्वल टू 0। और इसका तो पहले से ही म्यू 0 है। सो व्हाट इज द नेट म्यू? वेरी इंपॉर्टेंट। शेप कैसा होता है इसका? डायरेक्ट शेप से आंसर आ जाता। लीनियर शेप, है ना? लीनियर शेप बेसिकली क्या? इट्स अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। इसका शेप क्या हुआ करता था? रिवाइज करके बताओ। बेंट टी शेप, है ना? टी दिख रहा है, टी। रिपल्शन होगा तो, रिपल्शन होगा तो इसका और इसका रिपल्शन होगा तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। तो टी हमारा क्या हो गया? बेंट। बेंट टी शेप।
धीरे धीरे तो रिफाइन करते चले जाएंगे ना बेटा। sp3d में कुछ पूछना है आपको? sp3d, तो आई होप कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। और ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ ही चीजें हैं समझने वाली, जिसमें से ये वाला पोर्शन है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज sp3d2। ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर इसको और क्या बुलाते हैं हम? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। चार और दो छह, तो सबसे पहले 6 सिग्मा और 0 लोन पेयर वाला केस बनाएंगे। 6 बॉन्ड्स बन रहे होंगे, कितने साइड एटम्स होंगे? 6। कैसा बनता है, बनाओ ज्योमेट्री। इस बार क्लास 12 वाला जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से शुरू होगा। मतलब जनवरी और फरवरी के महीना में 11 12 दोनों चल रहा होगा। तो हमने ऐसा बनाया था, याद हो तो। आप वेज डैश कहीं पर भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं। चॉइस आपकी है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर के लिए ये ऊपर है, इधर ऑब्जर्वर रहा तो ये ऊपर है। ठीक है। ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, वेज डैश कहाँ बनाएंगे। इधर ऑब्जर्वर है, उधर बना दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो नहीं कर सकते हैं, तो जब आएगा तब देखा जाएगा। तो इसके लिए अगर हम डाइपोल मोमेंट बनाए, ये सीधा सीधा दिख रहा है, ये और ये एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। सभी को दिख रहा है ये और ये एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट। स्क्वायर में डायगोनल्स 180 डिग्री पर होंगे। ये और ये एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। तो म्यू इज इक्वल्स टू 0, हेंस इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये करना बेटा कुछ से। SF5Cl, रट के जाओगे तो खत्म हो जाओगे। केमिस्ट्री में खासकर जो समझने वाला पोर्शन है वो समझ के ही करना होता है बेटा। वो रट के जाओगे तो खत्म हो जाओगे, एक तो बहुत कम चीज है समझने वाला। ठीक है। Cl कहीं पर भी रख लो, मान लो यहाँ रख लेते। क्योंकि हम डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हमारे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। इसका क्या होगा? पिछले बार की तरह 0। इसका क्या होगा? पिछले बार की तरह 0।
ये वाला विल दे बी सेम, ये दोनों सेम होंगे? नहीं होंगे, विच मीन्स म्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्या होगा ये? पोलर। हाँ, हाँ देखो डायपोल मोमेंट के लिए तो रख सकते हो, डायपोल मोमेंट के लिए रख सकते हो, बट जनरली क्लोरीन बड़ा मॉलिक्यूल होता है तो उसको एक्सियल प्लेन में हम रख सकते हैं। ये सब चीज सिखाई जाएगी। ये तो मोर इलेक्ट्रिक नेगेटिव एटम को रखते हैं जनरली, बट कैन बी केप्ट बिकॉज ऑफ इट साइज। स्टेरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए रख सकते हैं। तो जो अलग है वो मैं आपको अलग कलर के पेन से दिखा दे रहा हूँ। तो बेसिकली कंसेप्ट यही है, जो मॉलिक्यूल दे रखा है उसका क्या खोजिए, हाइब्रिडाइजेशन खोजिए, केस लगाइए, डायग्राम बनाइए और आंसर पाइए। तरीका ये है। ठीक है, रट के अगर चले जाएंगे कि sp3d2 में ये आता है तो साफ हो जाएंगे फिर आप। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है ना इसके आगे, वो तो सीधे जीरो जीरो बोल देगा। चलो नेक्स्ट केस टू। 5 सिग्मा और एक लोन पेयर वाला। एग्जाम्पल BrF5। जल्दी से ड्रॉ करो। कल के एग्जाम के लिए आपको 7:30 से 9 तक का टाइम मिलेगा पूरा एग्जाम लिखने के लिए। ठीक है, 1.5 घंटा। 45 सवाल है, 45 या 44 ही है शायद, 44। 9 बजे OMR शीट कलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर भरने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। अगर उसमें कुछ भी अलग रहा, गलत रहा, चेक भी नहीं होगा। पूरा एग्जाम मोड में रहेंगे हम, कोई लीनियंसी नहीं। जो था वो 3-4 में मैंने कर लिया, अब नहीं। तो BrF5, आई होप हमने ऐसे बनाया होगा। लोन पेयर को कहीं भी रख लो, ऊपर नीचे। तो प्लेन वाले से तो कोई लेना देना नहीं है, सारा एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये हम सबको दिखता होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ खिंचाएगा, इसलिए एरो ऐसा बनेगा। बट दिस वन, ये वाला डाइपोल मोमेंट और ये वाला डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अलग अलग। therefore we can say that mu net will not be equal to zero, hence it will be what kind of molecule, polar molecule। केस 3, 4 सिग्मा, 2 लोन पेयर। एग्जाम्पल XeF4। भाई अब करो।
शेप कैसा होता है बेटा? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। हाँ, ये चारों इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल। हेंस म्यू नेट विल बी इक्वल टू 0। क्या होगा ये? नॉन पोलर। आया आंसर? अब ऐसा क्वेश्चन करने का, ठीक है? कुछ पूछना है आपको? लास्ट इज sp3d3। 7 सिग्मा 0 लोन पेयर, 6 सिग्मा 1 लोन पेयर, और 5 सिग्मा 2 लोन पेयर। चलो करो। IF7 वही सारे एग्जाम्पल हैं। XEF6, XEF5 माइनस। पहला वाला हो गया। ये वाला 5 इक्वल वेक्टर्स एट विच एंगल 72 डिग्री, म्यू विल बी 0। 2 इक्वल वेक्टर एट विच एंगल 180 डिग्री, म्यू विल बी 0। म्यू नेट क्या आएगा? 0। ये कैसा होगा? नॉन पोलर। आया ये आंसर? जल्दी से बाकी कंप्लीट करिए। मतलब इस लेवल तक पहुंच जाना है। दिया और ऐसे हो गया ऐसा। पहले तो अगर हम यही सोचते रह गए कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा तो हो गया। यानी फिर घर पर क्या कर रहे हैं आप? ये क्लियर कट दिख रहा है? जो परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन एंड इनटू द प्लेन होगा वो 0 नहीं होगा।
mu net non-zero, hence what kind of molecule it will be? Polar. X ही है बेटा, X. और लास्ट वन, कैसा शेप होता है? पेंटागोनल, प्लेनर. ठीक है. ये वाले सारे जीरो, और ये वाला वो भी जीरो. यूनिट क्या आएगा? जीरो. हेंस इट विल बी नॉन पोलर. इसमें कुछ पूछना है आपको? नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखे यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एप्लीकेशन ऑफ dipole moment, we are finding dipole moment in some organic compounds. One, ethene. So we have already done in class 10. It's a alkene. Number of carbon atoms will be 2. और एल्कीन में एक क्या होता है? डबल बॉन्ड. स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड C, H, H, H और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ऑर्डर अगर हमें याद होगा फोन कॉल बरसी वाला, तो पहले कार्बन आता है, बाद में H आता है. Dipole moment will be like this. Delta minus will be on carbon, delta plus will be on H. Similarly, this dipole moment will be like this. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. 180. Vectors can be shifted parallelly to itself. ये दोनों आपस में कैंसिल आउट. सिमिलरली ये दोनों आपस में कैंसिल आउट. Therefore, mu is equals to 0. What kind of compound it will be? Non-polar. हाँ, अरे तो हाइब्रिडाइजेशन देख लो ना. बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा. 3 सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2. पाई बॉन्ड नहीं कंसीडर करते ना. दूसरा वाला बॉन्ड क्या होता है? पाई होता है. सिखाया हमने आपको. फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, सेकंड बॉन्ड इज पाई. फॉर कैलकुलेटिंग स्टेरिक नंबर वी इंक्लूड सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड मतलब 3 हुआ तो स्टेरिक नंबर 3 हुआ. स्टेरिक नंबर 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. sp2 इज प्लेनर. नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर.
टू, C2H2F2, C2H2F2। डन। और इधर वाला देखना ध्यान से। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ए और बी जुड़कर ऐसा मैग्नीट्यूड इसका भी ये होगा। सी मान लेते, सी मान, सी और डी जुड़कर एक ही दिशा में ना बेटा, ऐसा। ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट किधर आएगा? ऊपर की तरफ। तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या जिससे मतलब है? हेंस इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। बट डायग्राम ऐसा भी बन सकता था। जीरो दिख रहा है आपको? रेड वाले क्या होंगे? जीरो। ग्रीन वाले क्या होंगे? जीरो। तो म्यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। जब एक जैसे कंपाउंड एक तरफ होते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन कंपाउंड्स को बुलाया जाता है सिस फॉर्म। डिटेल में पढ़ाया जाएगा सिस ट्रांस कैसे होगा, है ना। एक आध लेक्चर 1.5 घंटा 2 घंटा खाली सिस ट्रांस करेंगे हम। और अगर एक जैसे कंपाउंड अपोजिट साइड्स में होते हैं तो दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्म। ट्रांस बुलाते हैं उसको। ठीक है। आपके लिए एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं, हमारे लिए क्या होगा? सेम साइड। और अभी के लिए हमारे लिए क्या होगा? अपोजिट साइड। ऐसे रटेंगे। बाकी पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा कि किसको कैसे सिस, कैसे ट्रांस किया जाता है। ठीक है। कभी कभी एक साइड होने के बाद भी सिस नहीं होता है, वो सब डेंजर वाला आइटम बाद में। 3, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार देख रहे हैं आप बेंजीन? नहीं, क्लास 10 में भी था बेंजीन। बनाइए बेंजीन। आधा से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेंजीन और उसका कंपाउंड है। ये अगर नहीं होता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होता। पूरा जीवन आपका काल खराब करके रखेगा ये। यहाँ पर मैं आपको जिस तरीके से बेंजीन के बारे में बोलूं वो वही याद हो जाना चाहिए। इस तरीके से कि मान लो 6 महीना बाद भी कोई आपसे पूछे कि हाँ वहां पर पढ़ाया था तो याद, हाँ वहां तक था, ऐसा था, कुछ लिखा था, वैसा। क्या लिखा था उससे फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन हाँ, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ 4 महीना पहले वहां पर ऐसा लिखा हुआ था। याद नहीं आए वो अलग बात है, ये कम से कम दिमाग में आना चाहिए। तो बेंजीन। हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। और उसके बाद डाइपोल मोमेंट लिखेंगे। इसका और इसका क्या होगा? जीरो। इसका और इसका क्या होगा? जीरो। इसका और इसका क्या होगा? जीरो। तो म्यू नेट इज जीरो। कैसा मॉलिक्यूल है ये? नॉन पोलर। बेंजीन। फोर्थ। जितना भी मैंने ये 1 2 3 4 लिखा है, ये सब अभी से याद करना शुरू करिए। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। पहले तो इसका आज के आज मतलब समझ लीजिए। बेंजीन हमारे लिए ये है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का ये मतलब होता है कि अगर हम एक आध हाइड्रोजन एटम लगा हटाकर कोई दूसरा एटम लगा दे, दैट विल बी नोन एज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सबका अपना अपना अलग अलग नाम होगा बेटा, वो भी सीखेंगे नोमेनक्लेचर में। ठीक है। जैसे 1 फ्लोरोबेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आपको क्लियर है? नाउ द क्वेश्चन इज, 6 जगह है जहां सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे ध्यान से और फिर नोट करेंगे। पहले देखेंगे फिर ध्यान करेंगे। पहला, हो सकता है किसी बच्चे ने यहां से एक हाइड्रोजन यहां से हाइड्रोजन हटाया, बाकी हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहे, बाकी जगह क्या है? हाइड्रोजन। आदत डाल लो ऐसा बेंजीन देखने का। ठीक है। फिर देखो, कोई बच्चा को ये डायग्राम नहीं पसंद आया, उसने क्या किया? एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, फिर भी मन नहीं माना, तो एक यहां लगाया, एक यहां लगाया। ठीक है। अब आज के आज ही इस बात को समझ लेना है कि सर एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो बच्चा इधर है उसको बोलो इस साइड बदल लो, उसको वैसा ही दिखेगा। समझ आता है ये चीज? तो इसीलिए ये नहीं बनाते। समझ आया? कोई सा भी दोनों में से एक बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, हो तो सभी बदल सकते हैं, ये तो बस खाली एक केस समझा रहा हूं मैं आपको। 6 का 6 वो बदला जाएगा। इसलिए तो वो वास्ट है ना बेटा। अच्छा, ये हो गया। एक और, कोई बच्चा इधर बना सकता था, ये वही है। बोले बेटा आप इधर से ना देखने की जगह इधर से देख लो, सेम दिखेगा आपको।
तो कहने का मतलब है, जनरली जब हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पढ़ते हैं तो कितने सब्स्टिट्यूशन करते हैं? तीन तरीके के। जब पास वाला सब्स्टिट्यूशन होता है, दैट इज नोन एज ऑर्थो। लिखिए, ड्रॉ कीजिए और लिखिए। रटना है बेटा, रटना है। ऑर्थो। दो फ्लोरीन ऐड किया है, दो हाइड्रोजन हटाया गया है। ऑर्थो। एक को फिक्स रखकर, एक जगह छोड़कर अगर हम फ्लोरीन लगाते हैं। अच्छा, पहले बना रहे हैं ना आप लोग, बनाइए। किसी एक फ्लोरीन को फिक्स कर लो। दूसरा वाला अलग कैसे है? एक जगह छोड़कर फिर हमने फ्लोरीन लगाया, दिख रहा है आपको? दिस इज नोन एज मेटा। ऑर्थो, मेटा। ऑर्थो, मेटा। एंड दिस वन इज नोन एज पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज नोमेनक्लेचर में भी पढ़ाया जाएगा, अभी घबराना नहीं है। कि जिस फ्लोरीन को आप फिक्स करते हो, जहां से कौन सा फ्लोरीन फिक्स करेंगे, पहले ये समझो। कौन सा फ्लोरीन फिक्स करेंगे, इसके रूल्स होते हैं। ठीक है, वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया अभी। ये मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, अभी नहीं। बट अभी के समय में क्या सीखना है कि किसी एक को फिक्स करते हैं और फिर उसके रेस्पेक्ट में बाकी की नंबरिंग करते हैं। अगर मान लो मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो ये वन, ये क्या होगा? टू। तो ऑर्थो इज ऑल्सो नोन एज 1,2 सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। 1,2, 1,2। ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? नोमेनक्लेचर स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। फ्लोरीन कौन सा वाला फ्लोरीन फिक्स होगा, ये सिखाया जाएगा आप। 1, 2, 3। दिस विल बी नोन एज 1,3। 1, 2, 3, 4। दिस विल बी नोन एज 1,4। ठीक है। एक और मन में शंका आएगी आपके, सर ऐसे काहे नहीं किए? ये शंका अभी के अभी दूर कर लो। We always take smallest one. 1,2 और 1,6 में छोटा कौन है? 1,2। ये एक रूल होता है नोमेनक्लेचर करने का। नाम जब हम सीखेंगे लिखना हर कंपाउंड का, तो एक रूल होता है। तो हेंस ये नहीं लेंगे। ठीक है। तो उसी प्रकार से ये 1,5 क्यों नहीं हुआ? ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है सभी को?
क्योंकि ये नई चीज है बेटा, एकदम नई चीज है, ऑर्गेनिक का पार्ट है। कुछ पार्ट, कुछ क्या, बहुत पार्ट जो है वो बाद में पढ़ना है, उसका थोड़ा सा सेक्शन यहाँ सीखना है, बिकॉज डाइपोल मोमेंट सीख रहे हैं, दोबारा डाइपोल मोमेंट हम थोड़ी सीखेंगे इसके लिए। ठीक है, बट इसके लिए इधर से भी कर लो, इट विल रिमेन 1/4। ठीक है, बट उसके भी तरीके होते हैं, इधर से करेंगे कि उधर से करेंगे। तो ये क्लियर है आपको ना? तो एक चीज यहीं पर और सीख लो कि सर अगर इसको फिक्स कर ही देते, मान लीजिए किसी बच्चे को ये लगता है कि सर इसको फिक्स कर दीजिए ना आप, कर दीजिए, तो 1 ये होता। ठीक है, और ये क्या होता, 2। क्योंकि इधर वाला अगर तुम लेते तो वो बड़ा नंबर आ जाता फिर से, तो वो भी क्या होता, इसको फिक्स कर देते तो 1 2 और 3, तब भी क्या रहता, 1 3। इसको फिक्स कर देते तो भी क्या रहता, 1 2 3 4, 1 4। तो कहने का मतलब है, ये सब चीजें और डिटेल में हम करेंगे, कि किसी को भी फिक्स कर देते तो पोजीशन हमेशा क्या आता, से। अब किसको फिक्स करना है, दैट विल बी डन इन डिटेल। तो पहले ये बताओ, ऑर्थो मेटा पैरा, ये गया दिमाग में। ऑर्थो इज दिस, मेटा इज दिस, पैरा इज दिस। चलिए करिए अब डाइपोल मोमेंट तीनों का कंपेयर, करिए खुद से करिए। हो गया ना मेरा काम, तो ऑर्थो मेटा पैरा बताना था काम। एरो बनाइए और करिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए किया वैसे फ्लोरीन के लिए करिए। क्योंकि डाइपोल मोमेंट बनाना है, हाइड्रोजन बना लीजिए। एक जैसा को एक कलर से शो कर दीजिए, दूसरे जैसा को दूसरे कलर से शो कर दीजिए, देखिए आंसर कैसे नहीं आएगा। मेरे को तो डाइपोल मोमेंट से भी मतलब है ना, लेकिन वो सिखाना जरूरी था, 1 2 1 3 1 4, ताकि आप जब तक पहुंचे तब तक याद हो जाए। ऑर्थो वाला बनाकर एक बार मैच कर लीजिएगा। मैच हुआ, देखो, ये वाला और ये वाला वेक्टर कैंसल आउट। ये वाला वेक्टर, ग्रीन वाला ऐसा, ब्लू वाला ऐसा, ये वाला वेक्टर ग्रीन वाला ऐसा, blue ऐसा। ये कभी कैंसिल आउट होगा? बस मेरे को तो इसी से मतलब था। क्या होगा ये, पोलर। जल्दी से कंप्लीट करो ऑर्थो मेटा पैरा।
ठीक ना। सपोज आपके पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऐसा हो, 1 4 है, 1 2 3 और 4। जब सब्स्टिट्यूशन करना ही है तो सब्स्टिट्यूशन किसी भी एटम से कर सकते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन से भी कर सकते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी कर सकते हैं, फ्लोरीन OCH3 से कर सकते हैं, नाइट्रोजन से कर सकते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल से भी कर सकते हैं और सेम मॉलिक्यूल से भी कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन तो अभी भी क्या है, 1 4। इसके लिए बताओ डाइपोल मोमेंट क्या आएगा। ये लिखाना जरूरी है वो इसलिए क्योंकि बच्चों को ये लगने लगता है कि पैरा में हमेशा जीरो आएगा। आएगा। तो कहने का मतलब है पैरा में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरीके का सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो म्यू नॉन जीरो। नोट करके लिखिए। देयरफॉर इन पैरा पोजीशन, बाकी के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देयरफॉर in para position whether the dipole moment will be zero or not, in para position whether the dipole moment will be zero or not, will depend on type of substitution, will depend on type of substitution, will depend on type of substitution। ठीक है। तो कुछ पैरा वाले चीजों को हम पढ़ते हैं यहां पर, कुछ ज्यादा नहीं कुछ। पैरा का पोजीशन कैसा होगा ये क्लियर है, अपोजिट, 1 4। So let us study this case. टॉपिक का नाम दीजिए पैरा डिस्ट्रीब्यूटेड बेंजीन एंड देयर डाइपोल मोमेंट्स 1। नाउ ये तो हमने कर लिया पैरा डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक चीज करेंगे हम, वो क्या, पैरा डिस्ट्रीब्यूटेड बेंजीन का एक जनरल स्ट्रक्चर लिखेंगे कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो बताओ जनरल फॉर्मूला क्या होगा। कार्बन कितना, 6। हाइड्रोजन अभी कितना होगा, 4। और यहां पर तो आप कुछ भी लगा सकते हो, तो जो कुछ भी लगाओगे लेट दैट कुछ भी एक्स। तो पॉइंट नंबर 1 सेज एक्स अगर मोनो एटॉमिक हुआ एंड सेम हुआ, ठीक है। अब तुमने x2 लिखा है, देखना ध्यान से, x2 लिखा है तो इसका मतलब तुमने दोनों को क्या माना है, x। नहीं तो xy लिखना होता। तो x2 अगर तुमने लिखा है तो इस मींस x और x दोनों क्या है, सेम। तो यहां पर और यहां पर दोनों क्या आ जाएगा, सेम, बट मैंने अलग से लिख दिया सेम, ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो कि सर एक्स तो चेंज भी हो सकता था। बट हमने जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन माना है वहां पर हमने दोनों को क्या रखा है, सेम। नहीं तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते,
C6H4 और XY। इसके लिए अभी हम नहीं पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। तो अगर ये मोनोएटॉमिक है और ये सेम है तो हमेशा म्यू क्या आएगा? जीरो। देख लो, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, हमेशा डाइपोल मोमेंट क्या होता जाएगा? कैंसिल, क्योंकि बाकी चार तो आपस में पहले से ही कैंसिल आउट किए हुए हैं। तो ये क्लियर है आपको? इसका मतलब एक्स को फ्लोरीन डाल दो, क्लोरीन डाल दो, ब्रोमीन डाल दो, आयोडीन डाल दो, म्यू विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। इनको क्या बुलाते हैं बेटा? हैलोजेंस। याद है? 17th ग्रुप में बेसिकली लाई करेगा, क्या बुलाएंगे? हैलोजेंस। तो जब आप बेंजीन को हैलोजन से रिप्लेस कराते हो, हैलोजेंस कंपाउंड लगाते हो, तो दैट इज कॉल्ड हेलोअरीन्स। चैप्टर नंबर 6, क्लास 12, हेलोअरीन्स। इसको क्या बुलाएंगे हम? 1,4-डाइफ्लोरो बेंजीन। सब सीखेंगे बाद। 2, इफ X is equals to diatomic। एग्जाम्पल, OH टाइप का कंपाउंड या फिर SH टाइप का कंपाउंड, डायटोमिक। बनाइए पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन OH के साथ। बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो। ठीक है। सो म्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। अरे बाकी सब मैंने नहीं बनाया है बच्चा। ओके, ये सब मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो सब आपस में क्या है? ये दिमाग में चलना चाहिए हमारे। जिसकी वजह से नॉन जीरो है बस उसी को मेंशन कर रहे हैं हम। बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। तो डायटोमिक में OH और SH टाइप का कंपाउंड हो गया तो म्यू क्या होगा? नॉन जीरो, और उसकी वजह से कंपाउंड क्या होगा? नॉन। यार पोलर। ना,
डायटोमिक में, डायटोमिक तो कैसा भी हो सकता है। सपोज इफ आई टेक डायटोमिक में, अगर हम ये कंपाउंड ले लें, CN, इसका डायपोल मोमेंट क्या आएगा? इसको टेढ़ा क्यों नहीं बनाया? इसको भी टेढ़ा बना सकते थे। बोलिए, टेढ़ा क्यों नहीं बनाया उसको? इसको टेढ़ा क्यों बनाया? अरे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लियो, बताओ भाई टेढ़ा क्यों बनाए? ऑक्सीजन का यहां पर, ठीक है, किसने में है, कितना लोन पेयर है इसके पास? दो। इसने पूछा भी नहीं। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? दो। एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, तो ये कौन सा वाला है? sp3। sp3 में ये वाटर वाला शेप कैसा आता है, बेंट आता है, सीधा आता है? इसलिए यहां क्या बना है? टेढ़ा। यहां सीधा क्यों बना है? कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में पहला वाला सिग्मा, बाकी दोनों क्या होता है, पाए। तो कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है? दो। दो सिग्मा बॉन्ड्स, विच मीन्स व्हाट? स्टेरिक नंबर इज 2। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? कितना एंगल होता है? कैसा बनाएंगे, टेढ़ा सीधा? मैंने तो बोल भी दिया कि ऐसे आता है ना? कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन। फोन कॉल बरसी, म्यू विल बी 0। लिख लो यहां पर sp हाइब्रिडाइज्ड। sp2 लिख लेना यहाँ, sp2, सॉरी sp3। sp3, दो लोन पेयर प्लस दो सिग्मा। स्टेरिक नंबर इज 4। sp3। sp3 में ये कौन सा वाला है? दो लोन पेयर दो सिग्मा, शेप कैसा आएगा? बेंट। ठीक है। तो अभी जो पढ़ रहे हैं और बाद में जब ये चीजें आएंगी, तो दोनों का बीच का आपको रिलेशन अभी से दिखना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाला पोर्शन डालना जरूरी होता है, वो डर मन में बना रहे। अगर अगर नहीं किया अभी, उस समय तो क्या, भूल ही जाना, फिर नहीं हो पाएगा। तो अभी अच्छे से कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, कुछ नया नहीं होगा, एकदम बढ़िया से हो जाएगा। नहीं तो नहीं होगा। 2 हो गया। 3, एक्स अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, इस तरीके का पॉली एटॉमिक, एक जैसे हैं दोनों साइड, म्यू विल बी इक्वल टू 0।
कैसा भी बना लो, से फॉर एग्जाम्पल CH3, कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 कार्बन का, ये वाले कार्बन का 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। sp3 का एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट पर 4 इक्वल बॉन्ड्स। ठीक है, ठीक है, 4 इक्वल नहीं, ये 3 एक जैसे, ये अलग। सिमिलरली इधर भी वैसा ही होगा। तो ये अलग वाला और ये अलग वाला एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसल आउट। म्यू क्या होगा? 0। उतना नहीं लिखना होता है, ठीक है, उतना कोई करता भी नहीं है। CH3। तो दिस इज इट फॉर, काफी है इसके लिए। ऑर्गेनिक वाला पोर्शन का जितना भी आपको कराया गया है, प्लीज उसको अच्छे से करिएगा। कैसे आंसर निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, तो थोड़ा आसानी होगा, नहीं तो दिक्कत होगा। और क्या। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। हो गया डाइपोल मोमेंट खत्म। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर यूजिंग डाइपोल मोमेंट। Calculation of percentage ionic character using dipole moment. Percentage ionic character is given by observed dipole moment या फिर जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। Assuming compound to be 100% ionic इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना होगा। मतलब सीखेंगे आप। सपोज ए बी एक आयनिक कंपाउंड है, तो ए पर और बी पर पूरा पूरा चार्ज आएगा। पूरा पूरा चार्ज आएगा। और अगर ये डिस्टेंस आपको दे दिया जाए डी, तो बताइए डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? 1 इंटू डी, क्यू डी। फॉर्मूला पढ़ा ना डाइपोल मोमेंट का? नहीं पढ़ा, जाके रिवाइज करिए घर पर। बट अगर ये कोवलेंट हुआ, ठीक है, अज्यूमिंग ए टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं? लाइक दिस। और म्यू कैलकुलेट अगर करोगे, डेल्टा इंटू डी से करना होगा। पार्शियल जितना चार्ज होगा उससे कैलकुलेट करना होगा। तो सपोज दिस पार्शियल चार्ज इज गिवन एज 1/4, तो म्यू क्या आएगा बेटा? 1/4 इंटू डी। फॉर्मूला लगाएंगे। ये ऑब्जर्व्ड वाला, नीचे वाला जो है वो क्या है? ऑब्जर्व्ड वाला। क्यों है ये ऑब्जर्व्ड वाला? क्योंकि ये ऊपर वाले में आपने क्या कंसिडर किया है? दोनों पूरे के पूरे क्या बने हुए हैं? आयंस।
अज्यूमिंग 100% टू बी आयोनिक। इसमें आपने पार्शियल चार्ज नहीं लिया है, यू हैव टेकन व्हाट, कंप्लीट चार्ज हैज बीन टेकन +1। व्हाट विल बी योर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर? 1/4 इंटू डी डिवाइडेड बाय 1 इंटू डी इंटू 100। कितना आएगा? 25%। ये वाला पोर्शन जो होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि 1/4 है, 1/3 है, 1/5 है ना? तो 1/3, 1/4, 1/5 आपको नहीं कैलकुलेट करना है। ये चीज कंप्लीटली क्या होगी? गिवन होगी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ऑब्जर्वेशन से आता है। बट क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो? चार से तो डी अगर दे दिया जाए तो विच कैन बी कैलकुलेटेड लाइक, ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, कूलम मीटर। पूरा का पूरा चार्ज तो पता कर ही सकते हैं ना। जैसे मान लो आपसे पूछे HCl, तो H+Cl-, तो चार्ज क्या आ रहा है? +1। ठीक है। H2SO4, 2H+SO4 2-, चार्ज कितना आ रहा है? 2। 2 चार्ज का क्वांटिटी वो लेते हैं हम, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। चार्ज कितना आ रहा है? 2। 2 इंटू डी। ठीक है। तो इसको किया जाता है कैलकुलेट, ये गिवन होगा। और अच्छे से समझ, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आएगा। तो क्वेश्चन लिखिए। ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट of a compound XY is 3.6 D बाय, कितने यूनिट्स थे? कूलम मीटर। दूसरा यूनिट क्या था? ESU सेंटीमीटर। और तीसरा यूनिट डाइपोल मोमेंट का क्या था? डी बाय। कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल XY if bond distance is 1 angstrom। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायपोल मोमेंट में मैंने आपको कुछ कुछ फॉर्मूला सिखाया था। वो पेज खोलिए, 2 मिनट उसका रिवीजन करिए और उसके बाद इसको सॉल्व करिए। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला विथ यूनिट। साथ ही साथ आप ये भी करेंगे, यहां पर इस क्वेश्चन के नीचे सारे फॉर्मूले लिखेंगे। सारे यूनिट्स लिखेंगे और सारे यूनिट्स के बीच का रिलेशन लिखेंगे। करिए ये सब, याद करिए, लिखिए। उसके बाद ये सब सवाल सॉल्व होगा।
is the formula for dipole moment? Charge into separation. Units coulomb meter. ESU centimeter. And d by. What are the relations? 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb is equals to 4.8 into 10 raised to power minus 10 ESU. And 1 d by is equals to 10 raised to power minus 18 ESU centimeter. तो अप्लाई करिए। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल एक्स वाई का। तो मॉलिक्यूल एक्स वाई को हम क्या मानेंगे? पहले अज्यूम 100% आयनिक। एक्स वाई अगर 100% आयनिक हुआ then एक्स वाई विल बी रिटन एज, कैसे लिखो बच्चा? एक्स प्लस और वाई माइनस। चार्ज इज +1. So what will be the value of Q? 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Tell me what will be the value of D? 1 angstrom. 1 angstrom का क्या मतलब है बच्चा? 1 into 10 raised to power minus 10 meter. Then tell me what will be your mu calculated? 1.6 into 10 raised to power minus 19 into 1 into 10 raised to power minus 10, which will give you 1.6 into 10 raised to power minus 29. यूनिट क्या होगा बेटा? कूलम्ब मीटर। अब या तो कूलम्ब मीटर को डीवाई में चेंज कर लो, ठीक, या तो डीवाई को कूलम्ब मीटर में चेंज कर लो, चॉइस आपकी है। मैं तो ये वाला याद रखते हैं। तो म्यू ऑब्जर्व्ड is equals to 3.6 d by, which is equals to 3.6 into 3.333 into 10 raised to power minus 30 coulomb meter. ठीक, एक डी बाई का कितना होगा? दिस मच। 3.6 डी बाई का कितना हो जाएगा? दिस मच इंटू 3.6। समझ आए ये चीज? बताओ क्या आएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर?
10⁻⁻29 10⁻⁻30 से क्या देगा, 10⁻⁻1। ठीक, 3.33। थोड़ा सा ये सब चीज सीखना है हमें। कैन बी रिटन एज 10/3 कूलम मीटर चला जाएगा। 3 से ये कितना होगा, 1.2। 10 × 10⁻⁻1 चला जाएगा। 1.2 डिवाइडेड बाय 1.6। 3 4 3 जा 3/4 और 100 से तो मल्टीप्लाई इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, यह है आपका आंसर। डेसिमल में 3.33 लेकर किए होंगे तो आसपास में आएगा 74.99 इस तरीके से। ठीक, ये समझ में आया यहां पर। अगर मान लो, देखो परसेंटेज आयनिक अज्यूमिंग क्या था, मान लो एक्स वाई के जगह तुम्हें ऐसा देता, तब क्या होता, x2+ और y पर माइनस आता, लेकिन 2 आता। तो कितना चार्ज लेते, 1.6 के जगह कितना लेना होता, 3.2। ये मतलब है अज्यूमिंग इट टू बी आयोनिक का। समझ आया इस बार। तो ये वाला पोर्शन जो है ये गिवन होगा, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इस तरीके से ध्यान रखना। अगर ये रिलेशन याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। रिलेशन अगर याद नहीं होगा तो बन जाएगा, बता दो अगर बन जाए तो। रिलेशन अगर याद नहीं होगा, डी बाई का कूलम मीटर, ये तो कम से कम याद होना ही चाहिए यार। 1 D/इज इक्वल टू दिस, ये अगर हमें याद होगा तो बनेगा, नहीं तो ठीक है। जा सकते हैं आप, पढ़कर आइए।